हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमी निंजा फिक्स स्टोरीज चैनल, जहां मिलती हैं अनसुनी कहानियां और चौंका देने वाली व्हाट इफ थियरीज। ये सफेद बालों वाला बुरा आदमी कोई और नहीं बल्कि नारुतो है। उसके युग का 7वां हो गए उस लड़ाई में जिसमें उत्सुत्सुकी कबीले के देवता से सामना हुआ था। पूरा शिनोबी विश्व पूरी तरह नष्ट हो गया। मरने से पहले सस्के ने बेहोश नारुतो को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जब नारुतो जागा तब तक शिनोबी विश्व पहले ही एक बंजर भूमि बन चुका था। नारुतो केवल घुटनों के बल बैठकर कड़वा रो सकता था। लगभग अपनी सारी आंखों के आंसू बहा चुका था। उसने दुश्मन से बदला लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन समय बीतने के साथ अब अपने बुजुर्ग वर्षों में वह पहले ही असहाय हो चुका था। नूटो एक बार फिर अपने साथियों की कब्रों के सामने बैठा गहरे दुख में डूब गया। उसने आह भरी, काश वह समय को पीछे मोड़ सकता। उसने कसम खाई कि वह उस कबीले के बराबर ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। अपने साथियों के प्रति पछतावे और माफी से भरे दिल के साथ वृद्ध नारुतो ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसकी आत्मा गायब नहीं हुई। इसके बजाय वह एक सफेद स्थान पर प्रकट हुआ, जहां उसका रूप फिर से युवा था। उसके सामने एक विशाल सुनहरी चक्र तैर रहा था। नारुतो ने हैरानी और विस्मय से घूरा, सोचते हुए कि क्या यह स्वर्ग है। उसने सुनहरी चक्र की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक चारों ओर तेज रोशनी फूट पड़ी। नारुतो ने पाया कि उसकी चेतना एक सुरंग से गुजर रही है। जब वह फिर जागा, उसने महसूस किया कि वह तेज गति से चल रहा है। पास के पेड़ पर रुक कर हैरानी से देखा कि वह सफेद चोगा पहने था और उसके शरीर में फिर से जीवन था। नारुतो उलझन में पड़ गया। ये वह समय रेखा थी जब सस्के और इटाची अपनी अंतिम लड़ाई करने वाले थे। उनका मिशन था सस्के के ठिकाने का पता लगाना। नारुतो का दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मजबूत विश्वास सचमुच उसकी आत्मा को 16 साल की उम्र में फिर से जन्म लेने देगा। उसी समय काकाशी पास आया, हैरान कि नारुतो अचानक क्यों रुक गया। अन्य कोनोहा निंजा भी उसके चारों ओर रुक गए। भविष्य में जो साथी मर चुके थे, उन्हें देखकर नारुतो का दिल दुख से भर गया। उसने आंसुओं को रोककर शांत रहने का नाटक किया और कहा कि वह ठीक है। फिर उसने काकाशी से सवाल किए ताकि समय रेखा का सही बिंदु पक्का कर सके। 2 बड़े घटनाक्रम होने वाले थे, इटाची और सस्के की अंतिम लड़ाई और जिराया का हिडन रेन विलेज में प्रवेश। समय कम था। नारुतो के पास टीम को समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से सस्के की खोज करने वाली टीम छोड़ने का निर्णय लिया। उसे पता था कि सस्के और इटाची की लड़ाई घातक नहीं होगी, लेकिन जिराया की स्थिति अलग थी। उसे अपने गुरु को बचाने के लिए रेन विलेज पहुंचना ही था। नूटो की अचानक की गई कार्यवाही से काकाशी पूरी तरह उलझ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नूटो के लिए सस्के को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। काकाशी ने शांतिपूर्वक कहा कि जब तक नारुतो के पास टीम छोड़ने का बहुत अच्छा कारण ना हो, वह इसे अनुमति नहीं देगा। आखिरकार उस समय नाइन टेल्स का जिचुरिकी होने के नाते नारुतो अकत्सुकी का मुख्य लक्ष्य था। उसे अकेले जाने देना बेहद खतरनाक था, लेकिन नारुतो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सावधान काकाशी उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। बातचीत के दौरान उसने गुप्त रूप से नेचुरल एनर्जी अवशोषित करना शुरू कर दिया। अब जब वह पुनर्जन्म ले चुका था, कई जुजुत्सु पहले से ही उसकी स्मृति में गहराई से अंकित थे, तो उन्हें फिर से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे ये भी पता था कि यदि वह भविष्य से आने की सच्चाई बताता तो भी कोई उस पर आसानी से विश्वास नहीं करता। इसलिए नारुतो ने जबरदस्ती निकलने का फैसला किया। काकाशी ने नारुतो के अजीब व्यवहार को देखा और तुरंत यामाटो से 4 पिलर प्रजनन का उपयोग कर उसे फंसाने को कहा। लेकिन अचानक नारुतो की आंखों के किनारे सेज मोड के नारंगी निशान दिखाई देने लगे। काकाशी तुरंत समझ गया कि यह जिराया का सेज मोड है और हैरानी से पूछा कि नारुतो ने यह कब सीखा। नारुतो ने सिर झुकाकर सबको माफी मांगी, कहा कि उसके पास कुछ जरूरी काम है और उसे पहले जाना होगा। बाकी बाद में सब समझाएगा। इतना कहकर उसने पल भर में 4 पिलर प्रजनन तोड़ दिया और बॉडी फ्लिकर से गायब हो गया। यामाटो उसका पीछा करने ही वाला था कि काकाशी ने उसे रोक दिया। नारुतो को जितना वह जानता था उसके हिसाब से यह मानना मुश्किल नहीं था कि उसके पास कोई ठोस कारण है और अभी सेज मोड में उसे रोकना किसी के लिए भी असंभव था। काकाशी ने सबको सस्के की खोज जारी रखने का आदेश दिया, जबकि साई को अपनी सुपर बीस्ट इमिटेटिंग ड्राइंग से यह जानकारी सुनाडे तक पहुंचाने को कहा। टीम से निकलने के बाद नूटो एक ऊंचे स्थान पर रुका और सेज परसेप्शन से चारों ओर सब कुछ महसूस किया। 3 बजे की दिशा में टीम ताका था, जबकि 6 बजे इटाची। हालांकि नटो सस्के को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन यह सही समय नहीं था। वह 6 बजे की ओर मुड़ गया। उसे इटाची से उच्चाहा शिसुबी की आंख लड़ाई से पहले प्राप्त करनी थी। नूटो को इटाची के प्रति गहरा सम्मान था। पिछली जिंदगी में होकागे बनने के बाद वह और बेहतर समझ गया था कि इटाची ने कोनोहा की शांति के लिए कितनी बलिदान दिए। कुछ ही देर में उसने जंगल में इटाची को ढूंढ लिया। इटाची हैरान हुआ कि नारुतो खुद उससे मिलने आया है। नारुतो
चाहता था कि इटाची सस्के से लड़ाई छोड़ दे। उसे पता था कि इटाची की सेहत का मतलब था कि उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन इटाची अड्डा हुआ था क्योंकि यही लड़ाई सस्के के मंगेकियो शेरिंगन जगाने का तरीका तथा नारुतो जानता था कि ओत्सुकी से लड़ने के लिए सस्के की शक्ति बेहद जरूरी है। इटाची वह व्यक्ति था जो रहस्य रख सकता था, इसलिए नारुतो ने मुट्ठी भिड़ाकर भविष्य की सच्चाई उसे बता दी। हैरान करने वाली सच्चाई ने इटाची की मान्यताओं को हिला दिया। वह इसे आसानी से स्वीकार या विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन नारुतो के अचानक बदलाव को देखते हुए उसे अंदाजा हुआ कि यह शायद सच है। सब कुछ सुनने के बाद इटाची को सांत्वना और दुख दोनों महसूस हुए। सांत्वना इस बात की कि हालांकि आखिर में सस्के भटक गया, लेकिन उसने कोनोहा और शिनोबी विश्व की रक्षा की, उचाहा नाम को पुनः स्थापित किया और यहां तक कि उसकी एक बेटी भी हुई सरादा। ये सोचकर इटाची के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वह दुखी भी था कि आखिरकार सस्के और कोनोहा इतने दुखद अंत से गुजरे। नारुतो ने सोचा कि नियति के मोड़ से उसे इस युग में फिर से जन्म मिला है। इस बार वह उस अंत को कभी दोहराने नहीं देगा। उसने इटाची से माफी मांगी और कहा कि वह भाइयों की अंतिम लड़ाई रोकना नहीं चाहता। इटाची ने उसकी मंशा समझ ली। ये लड़ाई सस्के की वृद्धि में सबसे अहम मोड़ थी। भले ही नारुतो कोशिश करता, इटाची फिर भी इस लड़ाई पर अड्डा रहता, जैसा पिछली जिंदगी में हुआ था। उसने शिजुई की आंख नारुतो को सौंपी और भविष्य में सस्के को भी उसकी जिम्मेदारी दी। फिर वह अकेला उचिया हाइड आउट लौट गया ताकि लड़ाई का इंतजार कर सके। हालांकि नारुतो अनक था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने गुरु जिराया को बचाना थी। उसने शिसुई की आंख वाली कौवा एक स्क्रॉल में सील की और हिडन रेन विलेज की ओर दौड़ पड़ा। कुछ घंटों बाद जिराया और पेन की लड़ाई चरम पर पहुंची। पर्याप्त जानकारी न होने के कारण जिराया अचानक जुरेन पाथ से घिर गया और उसका एक हाथ खो बैठा। पेन ने आकाश और पानी दोनों से जिराया पर हमला किया, उसे खत्म करने ही वाला था। निर्णायक क्षण पर नारुतो अचानक आ गया और रासिंगान से उस चुरान पाथ को नष्ट कर दिया। जिराया और फुकासाकु उसकी परछाई देखकर हैरान रह गए, सोचते हुए कि मानो मिनाटो लौट आया हो। टैंडो चकित रह गया कि जिराया को मदद मिल गई है। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नारुतो का रस एंड शरीरिकन उसकी ओर उड़ चुका था। घूमते हुए घने चक्र को देखकर टैंडो ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और शिराटेंसी से उसे रोकने की कोशिश की। इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो ने जिराया को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जिराया ने हैरानी से नारुतो का नाम पुकारा, पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है और उसे भाग जाने को कहा, क्योंकि पेन ऐसा नहीं था जिससे नारुतो अकेले निपट सके। इस समय नारुतो की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार वह आखिरकार सही समय पर पहुंच गया था। उसने मुड़कर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मास्टर, बाकी मुझ पर छोड़ दो। नारुतो ने आखिरकार जिराया को पेन के हाथों से बचा लिया। जिराया नारुतो को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नारुतो वहां आएगा। फुकुसाकु ने नारुतो की आंखों के कोनों पर नारंगी निशान देखे और आश्चर्य से पूछा कि नारुतो माउंट मियोबोकु का सेज jutsu कैसे इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो सहज रूप से फुकासाकु को नमस्ते करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसे याद आया कि इस समय तक उसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जिराया ने भी नारुतो का बदलाव देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि नारुतो सेज मोड में था। उसका सेज ट्रांसफॉर्मेशन उसके गुरु जिराया से भी ज्यादा परफेक्ट था। इसी समय पेन ने अपनी ताकतें जुटाकर युद्ध की मुद्रा बना ली। नारुतो ने जिराया और बाकियों से कहा कि अभी आराम करें, पेन को पहले वह अकेले संभालेगा। नारुतो ने जब अपने गुरु को पेन द्वारा घायल देखा तो भले ही उसने अपनी पिछली जिंदगी में नगाटो को माफ कर दिया था, लेकिन उसके दिल का गुस्सा वह दबा नहीं पाया। लेकिन फुकुसाकु ने नारुतो को समझाया कि लड़ाई में फंसना बुद्धिमानी नहीं होगी। अभी सबसे जरूरी था जिराया को माउंट मायोबो को वापस ले जाकर उपचार करना। अपने गुरु की भारी खांसी सुनकर नारुतो ने अपना गुस्सा दबाया। उसने एक शैडो क्लोन भेजा जिसने जिराया को जमीन से उठाया और उसका असली शरीर एक हाथ से रसेंगन बनाने लगा। 2 जन्मों का अनुभव होने से नारुतो को अब रासिंगन के लिए शैडो क्लोनर्स की जरूरत नहीं थी। उसने पेन की ओर देखते हुए कहा, अपने गुरु को सुरक्षित जगह भेजने के बाद मैं लौटकर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी तथाकथित शांति कितनी बेतुकी है। इतना कहकर नारुतो ने रसेन शिकन पेन पर फेंक दिया। जैसे ही सफेद तूफान फटा, फुकुसाकु ने मौका पाकर रिवर्स समनिंग से सबको माउंट मायोब को पहुंचा दिया। पेन ने रसेन शुरिकन से बने गहरे गड्ढे को देखा और सोच में पड़ गया। सेज मोड ठीक जिराया जैसा, इसलिए वह जिराया को मेरे हाथों से बचा पाया। तभी पेन के बगल में कागज के टुकड़े इकट्ठे होकर कोनन बनी। उसने पेन से कहा कि यह लड़का नाइन टेल्स जिचुरी की है, क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? एनिमल पाथ और असुरा पाथ खोने के बाद नगाटो, जिसकी चाल ढाल कमजोर थी, पीछा करने की जल्दी में नहीं था। उन्होंने तय किया कि सीधे कोनोहा जाकर नाइन टेल्स का शिकार करेंगे, चाहे कोई भी हो। भगवान के सामने हर प्रतिरोध व्यर्थ है। उधर माउंट मियोबोकु पर शीमा ने तुरंत जिराया के घावों पर पट्टियां बांध दी।
हालांकि जिराया बुरी तरह घायल था लेकिन उसकी चोटें घातक नहीं थी। सिर्फ उसका कटा हुआ हाथ वापस नहीं आ सकता था, बाकी घाव समय के साथ भर सकते थे। फुकुसाकु ने चैन की सांस ली। अगर इस सुनहरे बालों वाले लड़के का समय पर आना ना होता तो वह और जिराया दोनों मर जाते। जिराया को अपनी चोटों से ज्यादा ये चिंता थी कि नारुतो अचानक ओमेगाकुरे में कैसे आ गया और वह सेज मोड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। उसने नारुतो से पूछा कि मामला क्या है। नारुतो की पीठ में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में सस्के ने उसे बताया था कि जब वह और बोरुतो अतीत में गए थे तो जिराया ने आसानी से उनकी भविष्य की पहचान पकड़ ली थी। नारुतो जानता था कि वह जिराया से ज्यादा देर तक सच्चाई नहीं छिपा पाएगा, लेकिन अभी सही समय नहीं था। उसके सामने ऐसे कई काम थे जो शायद कोनोहा के विल ऑफ फायर से मेल नहीं खाते। नारुतो ने जिराया से माफी मांगी और वादा किया कि सही समय आने पर वह सब कुछ विस्तार से बताएगा। जिराया ने कुछ पल नारुतो को देखा, फिर जोर से हंस पड़ा जिससे माहौल की असहजता कम हो गई। उसे पता था कि नारुतो के पास कोई ठोस वजह होगी और वह उस दिन का इंतजार करेगा जब नारुतो उससे सब साझा करेगा। कारण चाहे जो हो, वह आभारी था कि नारुतो ने उसे सुरक्षित वापस लाया। ओमेगाकुरे जाने से पहले सुनाडेसे के वादे को याद करके जिराया और जोर से हंस पड़ा। कुछ दिनों के आराम के बाद नारुतो ने शिमा और फुकुसाकु को धन्यवाद दिया और जिराया को वापस कोनोहा ले आया। गांव पहुंचकर सुनाडे ने जिराया की जांच की और पाया कि उसके हाथ को छोड़कर बाकी सब ठीक हो जाएगा। सुनाडे की आंखों से आंसू बह निकले। अगर नारुतो ना होता तो इस बार तुम बचकर नहीं आते। तुम वाकई लापरवाह हो। जिराया जोर से हंस पड़ा और सुनाडे को उनकी पुरानी शर्त याद दिलाई क्योंकि नारुतो ने जिराया को बचा लिया। सुनाडे ने उसके पहले टीम छोड़कर जाने वाले अपराध को माफ कर दिया। जब नारुतो ने देखा कि जिराया और सुनाडे को अकेले में बातें करनी है तो वह समझदारी से वहां से निकल गया। वह सीधे इचिराकु रामन पहुंचा। कई बड़े कटोरे खाए और संतोष की सांस ली। सिर्फ इचिराकु रामेन ही था जो अस्थायी रूप से ओत्सुत्सुकी द्वारा लाए दर्द को भुला सकता था। उस रात नारुतो बिस्तर पर लेटा और छत को घूरते हुए सोच में डूबा रहा। मृत्यु के करीब जाकर युवा बनने का अनुभव उसे अब भी अवास्तविक लगता था। हालांकि यह सच था, अब भी ओत्सुत्सुकी गॉड के निंजा दुनिया पर आक्रमण करने में 20 साल बाकी थे। नारुतो को तब तक अपने दुश्मनों से भी अधिक शक्तिशाली बनना था और पूरी तरह निंजा दुनिया के नियम बदलने थे। अब प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया था। अपनी पिछली जिंदगी में कुरामा को खोने के बाद नारुतो खाली समय में सीलिंग जुत्सु स्क्रोल पढ़ा करता था ताकि अपनी कमजोरियों को पूरा कर सके। अब उसके पास कई जुत्सु थे लेकिन स्क्रोल में अभी भी कई जुत्सु थे जो उसने पहले नहीं सीखे थे। खासकर मिनाटो का फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु निंजा दुनिया बदलने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक आवश्यक थी। नूटो ने तय किया कि वह एक बार फिर बचपन जैसा करेगा। 3 साल पहले की घटना के बाद सीलिंग जुत्सु स्क्रोल एक गुप्त जगह छुपा दी गई, लेकिन एक पूर्व 7वें होकागे के रूप में नूटो को कोनोहा का हर रहस्य पता था। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ उसने जल्दी ही छिपा हुआ स्क्रोल ढूंढ निकाला। ये स्क्रोल टोबिरामा की विरासत था। अंदर के अधिकांश फॉरबिडन जुत्सु उसकी ही खोज थे। अपने पिछले जीवन में नारुतो ने कुरामा की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। सिर्फ जब वह अजय दुश्मनों से भिड़ा तब उसे अनेक तकनीकों के महत्व का एहसास हुआ। कुछ अनोखे जुत्सु अचानक युद्ध का रुख बदल सकते थे, इसलिए इस बार नारुतो ने तय किया कि वह सब सीखेगा। उसने स्क्रोल की नकल की और तुरंत कोनोहा के बाहर जाकर दिन रात अभ्यास करने लगा। अपने विशाल युद्ध अनुभव और सैकड़ों शैडो क्लोनर्स की मदद से नारुतो ने जल्दी ही फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु सीख लिया और अन्य फॉरबिडन जुत्सु जैसे एडोटेंसी भी। कुछ दिनों बाद नारुतो ने जिराया को बुलाया। वह कुरामा की 8 ट्रिग्राम सील की चाबी चाहता था। हालांकि जिराया अपने शिष्य नारुतो पर भरोसा करता था, लेकिन अचानक आए बदलाव से असहज था। नारुतो ने गंभीरता से कहा कि कुरामा के हमले के दौरान उसने मिनाटो से मुलाकात की थी और उनसे अपनी पहचान व मिशन जाना था। वह सब कुछ अभी नहीं बता सकता, लेकिन अपने पिता के भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं। नारुतो ने होकागे के नाम की कसम खाई कि वह जो भी कर रहा है निंजा दुनिया के भविष्य के लिए है। जिराया नारुतो की बात सुनकर चुप हो गया। शायद मिनाटो की दूरदृष्टि ने इस दिन की भी भविष्यवाणी की थी। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने स्क्रोल को बुलाया और तोड़ने 8 ट्राइग्राम सील की चाबी नारुतो को सौंप दी। उसे यकीन था कि नारुतो अब कुरामा की शक्ति नियंत्रित कर सकता है। नारुतो गहराई से प्रभावित हुआ। जिराया से विदा लेने के बाद वह घर लौटा। कुछ पल झिझकने के बाद उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। कई सालों बाद 8 ट्रिग्राम सील प्रकट हुआ। नारुतो आखिरकार कुरामा से फिर मिले। बैरियन मोड में प्रवेश करने के बाद नारुतो आखिरकार फिर से कुरामा से मिला। जैसे ही नारुतो ने कुरामा को देखा उसने उसे बड़े प्यार से नाम लेकर पुकारा, लेकिन कुरामा जो गुस्से में दिख रहा था उसने कहा कि इतना अपनापन दिखाना बंद करो। इस समय तक कुरामा और नूटो के बीच कोई समझदारी नहीं बनी थी।
इसलिए भले ही कुरामा ने नारुतो के बदलाव को महसूस किया, उसे तुरंत स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। नारुतो ने कुरामा को मनाने की कोशिश की कि वे दोनों पिछले जन्म की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, लेकिन घमंडी कुरामा ने माना कि वह कभी भी भविष्य में नारुतो के साथ कोई बंधन स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार वह बुराई का प्रतीक था। वह कैसे किसी बच्चे के आगे झुक सकता था और कुत्ते जैसा जीवन जी सकता था? नारुतो ने लाचार होकर कहा, मुझे पता है तुम सख्त बनने का नाटक करते हो, लेकिन असल में तुम ऐसे ही हो। ये सुनकर कुरामा तुरंत गुस्से में आ गया और उसने चक्रा लिंक काट दिया। अंधेरे स्थान में खड़ा नारुतो सिर हिलाता रहा। वह कुरामा का रवैया समझ सकता था। टेल्ड बीस्ट्स को भी बढ़ने के लिए समय चाहिए। पिछले जीवन में कुरामा ने धीरे धीरे नारुतो पर भरोसा करना शुरू किया था, लेकिन मौजूदा कुरामा उस विकास से अभी नहीं गुजरा था। भले ही उसने नारुतो की यादें देखी थी और उसका गहरा दर्द महसूस किया था, वह आसानी से समझौते पर नहीं पहुंच सकता था, लेकिन नारुतो को पूरा यकीन था कि वह दिन फिर आएगा जब वह और कुरामा साथ साथ लड़ेंगे। इसी समय नारुतो ने अचानक महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। जब उसने आंखें खोली, उसने जिराया सेंसेई को देखा। असल में हुआ यह था कि जैसे ही नारुतो कुरामा से मिला, कुरामा के गुस्से ने चक्रा को बाहर लीक कर दिया, जिससे जिराया सतर्क हो गया। नारुतो को जागते देख जिराया ने राहत की सांस ली। अगर नारुतो गांव में बेकाबू हो जाता तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। जिराया को धन्यवाद देने के बाद नारुतो ने सेज मोड का इस्तेमाल कर अपने आसपास का आभास लिया। इस समय उसका घर पहले ही कई एलिट निंजा से घिर चुका था, क्योंकि कुरामा का चक्रा लीक हुआ था। उनमें सिर्फ एलिट ही नहीं बल्कि डेंजो के रूट सदस्य भी शामिल थे। नारुतो जानता था कि डेंजो हमेशा खतरा है, क्योंकि जिराया का हाथ जा चुका था और उसकी ताकत घट गई थी। डेंजो और सक्रिय हो गया था। उसने जिराया से कहा कि डेंजो से बेहद सावधान रहें और उसे कोई भी मौका ना दें। अब नारुतो का चेहरा उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किशोर नारुतो और साथ में होकागे की छवि एक हो गई हो। जिराया ने राहत से मुस्कुराया, लेकिन नारुतो अब भी डेंजो को लेकर चिंतित था। उसने तय किया कि वह सुनाडे और अपने शिक्षक के लिए इस बाधा को हटा देगा गांव छोड़ने से पहले। काकाशी से यह जानने के बाद कि सस्के ने अपना बदला पूरा कर लिया है, नारुतो गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। हालांकि वह अपने शिक्षक से बिछड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि जो वह करने जा रहा है वह अगर कोनोहा निंजा की तरह करता तो गांव पर गंभीर असर पड़ सकता था। अगले दिन नारुतो होकागे के दफ्तर पहुंचा और सुनाडे से मिला। उसने कुरामा का राज बहाना बनाकर सुनाडे से कहा कि वे दोनों सलाहकारों और दजो को भी बुलाएं। डेंजो, जो हमेशा अपने शेरिंगन से कुरामा को नियंत्रित करना चाहता था, तुरंत रुचि दिखाते हुए दफ्तर पहुंचा, क्योंकि यह उसका अपना गांव था। वह सिर्फ 2 गार्ड लेकर आया। जैसे ही डेंजो पास आया, नारुतो हल्के से मुस्कुराया। अब समय था उस शैडो क्लोन को छोड़ने का जो घर पर नेचुरल एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। तुरंत चाक्रा फीडबैक से सेज मोड में प्रवेश कर जिराया ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। एक सेज होने के नाते उसने तुरंत समझ लिया कि नारुतो कुछ करने वाला है। अगले ही क्षण बिजली जैसी तेजी से नारुतो ने पलटकर डांजो की दाहिनी आंख छीन ली। वह आंख शिशुई की दूसरी आंख थी। सभी लोग चौंक गए। डांजो अपनी आंख पकड़कर दर्द से घुटनों के बल गिर गया। उसके गार्ड नारुतो पर टूट पड़े, लेकिन नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड से सामने की छत पर पहुंच गया। डेंजो और दोनों सलाहकारों ने सुनाडे से चिल्लाकर पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। सुनाडे भी उतनी ही हैरान थी। किसी ने नहीं सोचा था कि नारुतो, जो हमेशा होकागे बनने का सपना देखता था, सभी कोनोहा नेताओं के सामने डेंसो पर हमला करेगा। ये गांव छोड़ने जैसा ही था, लेकिन यही तो नारुतो चाहता था, क्योंकि डेंसो बहुत सख्त था। शिजुई की आंख लेने का एकमात्र मौका यही था जब वह गांव में ही बेपरवाह हो। नारुतो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यह आंख लूंगा और एक दिन इसे उसके असली मालिक को लौटा दूंगा। जब सुनाडे को पता चला कि यह वही आंख है जो डेंजो ने शिजुई से चुराई थी, उसने डेंजो से पूछताछ की, लेकिन जैसे ही डेंजो कुछ कहने ही वाला था, नूत अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसका दाया हाथ काट लिया, जो शेरिंगन से भरा हुआ था। असल में आंख छीनते समय उसने फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क डेंजो पर लगा दिया था। जिराया स्तब्ध रह गया। उसने साफ देख लिया था कि नारुतो मिनाटो की फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का उपयोग कर रहा था। घटनाएं बहुत तेजी से हो रही थी। इस समय सबसे ज्यादा दर्द में कोई और नहीं बल्कि जिराया था। पहले नगाटो अकात्सुकी का नेता निकला और अब क्या उसका पसंदीदा शिष्य गांव छोड़ देगा? उसने आगे बढ़कर नारुतो से पूछा कि वह क्या करना चाहता है। थोड़ी चुप्पी के बाद नारुतो ने कहा कि वह गांव छोड़ रहा है। कोई खास वजह नहीं थी। अगर माननी ही पड़े तो वजह यह थी, एक रोग निंजा होना कुछ कामों को आसान बना देता है। जिराया ये सुनकर हैरान रह गया। जब से नारुतो आमागाकुरे में आया था उसमें कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि नारुतो ने यह बात हल्के अंदाज में कही, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। विल ऑफ फायर का सबसे
वफादार उत्तराधिकारी होने के नाते उसने कितना दर्द सहा होगा ये शब्द कहने में, लेकिन वह अपने शिक्षक के सामने ज्यादा भावनाएं नहीं दिखा सकता था, वरना डांजो इसका फायदा उठा लेता। जिराया ने शांति से नारुतो को देखा। उसे समझ आ गया कि नारुतो अलग अलग शक्तियां इकट्ठा कर रहा है। पहले उससे कुरामा की सील की चाबी मांगी, अब डांजो की आंख और हाथ छीन लिया। उसने नारुतो से पूछा कि आखिर कौन सा दुश्मन है जिसके लिए उसे इतनी शक्ति इकट्ठा करनी पड़ रही है। नारुतो अंदर से गहराई तक पिघल गया। जैसा उसने सोचा था उसे कोई और नहीं बल्कि उसका शिक्षक ही समझ सकता था। उसने वादा किया कि वह अब भी उज़ुमाकी नारुतो है, एक ऐसा इंसान जो अपने वादे पर कायम रहता है और यह कभी नहीं बदलेगा। जब समय सही होगा वह वापस आकर अपने शिक्षक से माफी मांगेगा। ये सुनकर जिराया को समझ आ गया कि अब कुछ और कहने का वक्त नहीं है। नारुतो ने डैंजो की ओर देखा जो अब अपनी शक्ति से वंचित हो चुका था और फिर गायब हो गया। डैंजो दहाड़ा कि चाहे नारुतो कहीं भी जाए रूट उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार डेंजो अब भी कोनोहा का नेता था। सुनाडे ने तुरंत आदेश दिया कि कोनोहा 12 और काकाशी उस रोग निंजा नारुतो का पीछा करें। काकाशी ने अपनी निंकन बुलाए और तुरंत गन से नारुतो का पीछा करना शुरू किया। नारुतो अतीत में लौट आया और अंततः द हिडन लीफ से द्रोही हो गया। इस समय डेंजो पर नारुतो के हमले की खबर सुनकर काकाशी और बाकी लोग हैरान रह गए क्योंकि डेंजो भी एक उच्च पदस्थ लीफ अधिकारी था। सुनाडे के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह काकाशी और अन्य लोगों को द्रोही निंजा नारुतो का पीछा करने के लिए भेजे। इस समय नारुतो लैंड ऑफ फायर के जंगलों से तेजी से गुजर रहा था क्योंकि वह लगातार सेज मोड बनाए हुए था और साफ साफ एक दर्जन से अधिक परिचित चक्र पीछे से तेजी से आते हुए महसूस कर सकता था। नारुतो ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी क्योंकि उसे अभी भी अपने पुराने साथियों से कुछ बातें करनी थी। काकाशी के नेतृत्व में सभी लोग भारी मन से नारुतो का पीछा कर रहे थे। सस्के ने नफरत के कारण लीफ से द्रोह किया था, वह तो एक बात थी, लेकिन ये सोचना कि अब सबसे ईमानदार नारुतो ने भी अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। दो द्रोही निंजा का प्रकट होना उनके शिक्षकों और एक ही पीढ़ी के साथियों के लिए एक बड़ा झटका था। हिनाता जो हमेशा कोमल और संकोची रही, इस बार सबसे पहले आगे भागी क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं थी कि नारुतो लीफ से द्रोह करेगा। चाहे कुछ भी हो, वह जानना चाहती थी कि नारुतो बिना अलविदा कहे क्यों चला गया। इसी समय निंजा डॉग पकून ने सबको याद दिलाया कि नारुतो ने जैसे जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी हो। उसने सभी को सतर्क रहने को कहा क्योंकि उनका लक्ष्य ठीक आगे था। कुछ ही पलों बाद काकाशी और अन्य लोगों ने नारुतो को एक पेड़ पर खड़े देखा। नारुतो ने सबसे आगे पसीने से लथपथ हिनाता को देखा और उसके दिल में गहरा दर्द हुआ। उसे नहीं पता था कि हिनाता वहां तक पहुंचने के लिए कितनी दूर दौड़ी थी। कई वर्षों बाद दोबारा मिलना एक महान पुनर्मिलन होना चाहिए था, लेकिन अपने पिछले जीवन की त्रासदी के कारण उन्हें फिर से अलग होना पड़ा। हिनाटा अपनी बेचैनी को रोक ना सकी और आगे बढ़ना चाहा, लेकिन समझदार काकाशी ने उसे रोक दिया। विचार एकत्र करने के बाद उसने नारुतो से पूछा, चाहे कुछ भी हो, डेंजो एक उच्च पदस्थ लीफ अधिकारी है। डेंजो पर हमला करने का मतलब है कि तुम पूरी तरह लीफ के खिलाफ हो गए हो। नारुतो की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा कि वास्तव में ऐसा ही है। जैसे ही उसने ये कहा, सकुरा अब और गुस्सा नहीं रोक सकी और नारुतो पर एक जोरदार मुक्का मारा। नारुतो आसानी से बच सकता था, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा और उस वार से उड़ गया। सकुरा दौड़कर आगे आई, नारुतो की कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाई, तुम झूठे हो। वह नारुतो कहाँ है जो हमेशा आगे बढ़ता था और अपने वादों को निभाता था? वह जो होकागे बनना चाहता था। अपने पुराने साथियों का सामना करते हुए नारुतो ने अपने भीतर का कड़वापन निगल लिया। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, चीजें बदल जाती हैं। सकुरा ने अपने तरीके से नारुतो को रोकने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने उसे साफ इनकार कर दिया। उसने सकुरा से कहा, इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें ना तुम नियंत्रित कर सकती हो और ना मैं, मत भूलो। हम निंजा हैं, वे जो सहते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे करनी ही होंगी। सकुरा स्तब्ध रह गई। नारुतो की अचानक ठंडक और दूरी ने उसे असमंजस में डाल दिया। नारुतो ने गहरी सांस ली और हिनाटा की ओर बढ़ा। वह भी अपनी भावनाएं ठंडक में छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हिनाटा के सामने आया तो उसने उस ठंडक को कोमलता और माफी में बदल दिया। सबको लगा कि नारुतो हिनाटा से पेन की लड़ाई के दौरान उसके खड़े होने के लिए माफी मांग रहा है, यहां तक कि हिनाटा को भी। लेकिन नारुतो की आंखों में हिनाटा वह पत्नी थी जिसने उसके पिछले जीवन में उसका साथ दिया था, बोरुतो और हिमावारी की मां। उस माफी और नजर में गहरा अर्थ था। हालांकि हिनाटा उस समय नारुतो का पूरा मतलब नहीं समझ सकी, लेकिन वह उसके शब्दों में गहरी बेबसी महसूस कर सकती थी। नारुतो को देखकर उसने कुछ बातें समझ ली। नारुतो जरूर कुछ ऐसा अकेले झेल रहा था, इसीलिए वह उनसे दूरी बना रहा था। ये सब हिनाटा की नजरों से बच नहीं सका, क्योंकि जब से वह 4 साल की थी उसने नारुतो की हर अभिव्यक्ति और हरकत लगभग हर दिन देखी थी।
नारुतो को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। वह मानती थी कि आज का नारुतो अब भी वही है जो हमेशा अपने निंजावे का पालन करता है। नारुतो का दिल कांप उठा। उसने हिनाटा से कहा कि लीफ में रहना और उस दिन का इंतजार करना जब वह घर लौटेगा। फिर उसने हिनाटा की ओर पीठ कर ली। ये वह क्षण था जब से वह अतीत में लौटा था। उसकी भावनाएं सबसे ज्यादा हिल गई। नारुतो ने अपनी आंखें कसकर बंद की, खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी आंखें खोली और नेजी की ओर देखा, चुपचाप कसम खाते हुए कि वह उस त्रासदी को फिर कभी नहीं होने देगा। उसने नेजी से कहा कि भविष्य में हिनाटा का ख्याल रखें। नेजी ने तुरंत नारुतो के अनुरोध को मान लिया, क्योंकि जो उत्तर वह चाहता था वह पहले ही नारुतो की चमकती आंखों में लिखा हुआ था। फिर नारुतो ने काकाशी को चेतावनी दी कि डेंजो से सावधान रहे। भारी हार झेलने के बाद डेंजो कुछ चरम कर सकता है। काकाशी एक पल के लिए चुप रहा, फिर गंभीरता से पूछा, क्या तुम अब हमारे सहयोगी हो या हमारे दुश्मन? ये सुनकर नारुतो ने अपना लीफ हेड प्रोटेक्टर ठीक किया। भविष्य में अगर तुम हिडन लीफ निंजा मुझसे युद्ध क्षेत्र पर मिलो तो कोई रहम मत करना। ये कहकर नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके गायब हो गया, सिर्फ दूसरों को हवा में झूलता छोड़कर। शिकामारू ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हिडन लीफ निंजा? हाँ, ये सचमुच झंझट वाला है। अपने मन को शांत करने के बाद नारुतो ने अपने पुनर्जन्म के बाद की योजनाएं शुरू की। वह साफ जानता था कि इस समय उसका चक्रा पर्याप्त मजबूत नहीं था। पिछले जीवन में उसने कुरामा की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जिसमें सेज मोड की तेज सहन शक्ति पुनर्प्राप्ति भी शामिल थी, जो सिर्फ कुरामा की मदद से संभव थी। इसलिए इस बार नटो ने एक और तरीके से सचमुच मजबूत बनने का फैसला किया। सबसे पहले उसे एनको मित्राशी को ढूंढना था, क्योंकि वह उस आदमी को पुनर्जीवित करना चाहता था जो हवा की तरह था। इस समय लैंड ऑफ फायर में एनको की टीम जंगल में कबूतो याकुशी की तलाश कर रही थी। अचानक आसमान में एक बड़ा पक्षी एक तत्काल आदेश लेकर आया। आदेश था कि फिलहाल कबूतो याकुशी की तलाश बंद करें और द्रोही निंजा नूटो की तलाश को प्राथमिकता दें। अनको ये खबर सुनकर चौंक गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उत्साही नूटो लीफ से द्रोह कर सकता है। सच जानने का एक ही तरीका था, नटो को ढूंढना। अको ने सभी को नूटो की खोज शुरू करने का आदेश दिया। इसी समय एक ऊंचे पेड़ की छोटी से नूटो की चिढ़ाने वाली आवाज गूंजी, अनको सेंसे, क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नूटो ने लीफ से द्रोह करने के बाद ओरोचिमारू को पुनर्जीवित करने के लिए एनको मेदाराशी को पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि उसके शरीर पर ओरोचिमारू का सील था। एनको की टीम ने सावधानी से नारुतो का निरीक्षण किया। उसी समय नारुतो के फोरहेड प्रोटेक्टर पर एक खरोच दिखाई दी, जो एक रोग निंजा का प्रतीक थी। अनको ने हैरानी से नारुतो से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। अपने साथियों के सामने नारुतो अंदर से असहज था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, सिर्फ शांत स्वर में कहा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है। ये सुनकर अनको का दिल भारी हो गया। उसे चुनन एग्जाम्स के दौरान नारुतो का निडर और सीधा साधा स्वभाव याद आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बदल जाएगा। अब नारुतो जो कि पकड़ने का लक्ष्य था खुद सामने आ गया था। अनको ने उसके असली उद्देश्य के बारे में पूछा। नारुतो ने गंभीरता से उत्तर दिया, शिनोबी वर्ल्ड के भविष्य के लिए मुझे ओरोचिमारू की मदद चाहिए और उसे पुनर्जीवित करने के लिए तुम एक अनिवार्य शर्त हो। ओरोचिमारू का नाम सुनते ही अनको का चेहरा डर से बदल गया। उसने नारुतो पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया और हैंड साइंस बनाकर फायर स्टाइल ड्रैगन फायर जुत्सु छोड़ा। अग्नि का एक भयंकर ड्रैगन आकार का प्रवाह नारुतो की ओर बढ़ा। ये देखकर नारुतो ने भी तुरंत हैंड साइंस बनाए और वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन बुलेट जुत्सु इस्तेमाल किया। पानी और आग की भीषण टक्कर तुरंत वातावरण को भाप से भर देती है। सफेद धुंध के भीतर से दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल सरपेंट उठ खड़ा हुआ। ह्यूगा टोकुमा ने ब्याकुगान से नारुतो की स्थिति को पहचाना और अनको ने सरपेंट को नियंत्रित करके उस पर हमला करवाया। नारुतो साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन सेज मोड की मदद से वह अनको और दूसरों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था। उसने पीछे हटकर बचाव किया और हैंड साइंस बनाकर अर्थ स्टाइल स्वैप ऑफ द अंडरवर्ल्ड का प्रयोग किया। अचानक बने दलदल ने तुरंत उस विशाल सरपेंट को निगल लिया। ये देखकर एनको हैरान रह गई। क्या नारुतो की चाक्रा नेचर तो विंड नहीं थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि विंड रिलीज को छोड़कर नारुतो सभी अन्य चक्रा नेचर्स का प्रयोग कर सकता था। वह अपने पिछले जीवन में सिर्फ विंड रिलीज में सबसे निपुण था। होका के बनने के बाद उसने अन्य चक्रा नेचर्स भी विकसित कर ली थी। अब वह वही नूटो नहीं था जो केवल शैडो क्लोन और रसेंगन जानता था। अचानक अबुरामे मूटा ने अपनी पीठ का बगजार खोला और हजारों कीट नारुतो की ओर लपके। अबुरामे क्लैन की तकनीकों के परिणाम अप्रत्याशित होते थे, इसलिए नारुतो ने उन्हें हल्के में नहीं लिया।
उसने हैंड साइंस बनाए और फायर स्टाइल ग्रेट फ्लेम बुलेट का प्रयोग किया, जिससे एक विशाल अग्निगोला निकलकर सभी कीटों को भस्म कर गया। ये देखकर एनको ने हिडन शैडो स्नैक हैंड से नारुतो पर हमला किया, लेकिन नारुतो की आकृति अचानक गायब हो गई। जब वह फिर प्रकट हुआ, वह एनको के पीछे था और उसके गले पर हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया। एनको तुरंत जमीन पर गिर गई। उसने देखा कि जमीन पर पड़ा कुनाई एक अजीब फॉर्मूला से अंकित था। उसे ठंडा पसीना छूट गया। वह समझ गई कि यह फोर्थ होकागे की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक थी। वह नारुतो से सवाल करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला और वह होश खो बैठी। गंभीर भाव से नारुतो ने फुसफुसाया, मुझे माफ करना। फिर उसने बेहोश एनको को उठाया और वहां से गायब हो गया। युगा टोकुमा ने तुरंत ब्याकुगान से क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन कई किलोमीटर तक नूटो का कोई निशान नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नटो सचमुच लीफ से द्रोह करेगा। स्थिति को संभालने में असमर्थ मूटा और तोकुमा ने गांव में लौटकर सारी बात बताने का निश्चय किया। इसी समय नूटो बेहोश एनको को लेकर एक सुनसान गुफा में पहुंचा। उसने ईवल सीलिंग मेथड के हैंड साइंस बनाए तकनीक को उल्टा किया और एनको के कट सील को खोल दिया। जैसे ही सेज एनर्जी उसमें प्रवाहित हुई, एनको के कज़मार्क से धीरे धीरे एक सफेद सरपेंट बाहर निकला। जब सरपेंट का मुंह खुला तो ओरोचिमारू का फिसलता हुआ शरीर बाहर आ गया। ओरोचिमारू ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पुनर्जीवित करने वाला तुम होगे। नारुतो ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं अपार शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं और एक अभूतपूर्व शक्तिशाली और एकजुट शिनोबी वर्ल्ड बनाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हारे निंजुत्सु ज्ञान की आवश्यकता है। नारुतो की बातें सुनकर ओरोचिमारू ने उसे ध्यान से देखा। अब उसकी आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था, क्योंकि उसने अंकों के भीतर से नारुतो की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा था। फिर भी नारुतो की अपील अब भी उचाहा की शक्ति जितनी नहीं थी। कभी इटाची की एक नज़र ने ओरोचिमारू को अपमानित किया था और वह घाव अब तक ताज़ा था। अभी कबूटो का भाग्य सामने नहीं आया था और ओरोचिमारू अभी अभी पुनर्जीवित होकर अब भी सिस्के के शरीर को पाने की योजना बना रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी कांक्षाएं इतनी बड़ी होंगी। अगर केवल कुछ लोगों को पुनर्जीवित करने की बात है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन नारुतो अब वह भोला लड़का नहीं था। होकागे बनने के वर्षों बाद उसकी लोगों से निपटने की क्षमता शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह जानता था कि ओरोचिमारू ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल शक्ति से डर जाए। उसे बल प्रयोग से वश में करना संभव नहीं था। ओरोचिमारू का असली लक्ष्य था दुनिया के सभी सत्य जानना। इसलिए नूटो ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने ओसुत्सुकी के बारे में सुना है? क्या तुम जानते हो रिंगन जागृत करने का रहस्य? ये सुनकर ओरोचिमारू की आंखों में उत्सुकता की चमक आई। फिर उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कगुया ओत्सुत्सुकी, यह तो बस बच्चों को डराने के लिए माता पिता की घड़ी हुई कहानियां हैं। हालांकि उसने नूटो का धन्यवाद किया कि उसने उसे जीवित किया, लेकिन इस समय उसकी सबसे बड़ी रुचि सिस्के के शरीर में ही थी। अचानक उसके पैर एक सांप की पूंछ में बदल गए और वह तेजी से गुफा के निकास की और भागा। लेकिन सुनहरी रोशनी की चमक के साथ नारुतो तुरंत प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ और ओरोचिमारू का रास्ता रोक दिया। इस समय ओरोचिमारू अभी भी सिस्के के शरीर को पाने की योजना बना रहा था, इसलिए कोई भी तरीका अपनाए बिना नूटो उसे जाने नहीं दे सकता था। जब उसने देखा कि कोई भागने का रास्ता नहीं है, ओरोचिमारू की गर्दन अचानक लंबी हो गई और उसके दो तेज दांत सटीक रूप से नूटो की गर्दन में टिक गए। काले कज़मार्क का पैटर्न नारुतो के शरीर में फैल गया। ओरोचिमारू ने कज़मार्क की शक्ति का उपयोग नारुतो को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त करने के लिए करना चाहा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह काला कज़मार्क वास्तव में प्राकृतिक ऊर्जा के अवशोषण को तेज कर सकता है। जो सेज जुत्सु का उपयोग नहीं कर सकता उसके लिए इसका बाधक प्रभाव जरूर होता, लेकिन नारुतो के लिए यह बेकार था। नारुतो ने अपने कोहनी से ओरोचिमारू का सिर स्थिर किया और अपनी आंखें बंद कर ली। स्थिर रहते हुए उसने प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा की। जैसे ही बड़ी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा जमा हुई, नारुतो ने सेजक को प्रवाहित किया अपने और ओरोचिमारू के बीच के लिंक के माध्यम से और इसे ओरोचिमारू के शरीर में वापस धकेल दिया। ओरोचिमारू, जो सेज जुत्सु का उपयोग नहीं कर सकता था, तुरंत पीड़ा में आ गया और उसके पैर तुरंत मेंढक के पैरों में बदलने लगे। निराश ओरोचिमारू को अपना वर्तमान शरीर छोड़ना पड़ा। उसकी पीठ से एक नया शरीर फूट कर बाहर आया। उसने तुरंत मल्टी स्नैक अथॉरिटी फॉर्मेशन का उपयोग किया। हजारों सांपों को भेजा जो कुसुनागी सोर्ड्स लिए हुए थे, नारुतो की ओर भागे। सांपों की संख्या देखकर नारुतो ने शांत मुस्कान दी। यह एक जुत्सु था जिसे वह हमेशा से आजमाना चाहता था। नारुतो ने एक शैडो क्लोन बनाया जो जमीन पर बेहोश पड़े अंगों को ले गया। फिर हैंड साइंस बनाए और सेज आर्ट का प्रयोग किया। फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम, तुरंत एक आग का समुद्र फटा और आने वाले सांपों को निगल गया। ओरोचिमारू अविश्वास में था। नूटो, जो उचिया क्लैन का नहीं था, वास्तव में इतनी बड़ी फायर स्टाइल का उपयोग कर सकता था। धुएं में से एक कठोर ध्वनि आई। नूटो का रटन शिकेन धुएं से बाहर निकला। ओरोचिमारू की ओर उड़ता हुआ
ओरोचिमारू का दिल कांप उठा। उसका सांप इंस्टिंक्ट बता रहा था कि यह चाल अत्यंत खतरनाक है। उसने तुरंत अपनी उंगली को काटा और हाथ जमीन पर पटक दिया। ट्रिपल रासेंगान सक्रिय किया, लेकिन रासेंगान नारुतो के रासेंगन को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। ओरोचिमारू का शरीर अनिवार्य रूप से उसमें फंस गया। जब सफेद तूफान शांत हुआ, वह दर्दनाक स्थिति में जमीन पर पड़ा था। नारुतो तुरंत उसके पास प्रकट हुआ और मुस्कुराया। ओरोचिमारू, क्या अब तुम कृपया सस्के के शरीर की लालसा करना बंद कर सकते हो? ओरोचिमारू की आत्मसमर्पण की तुलना में नारुतो को सस्के की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण लगी। ओरोचिमारू के उठने के बाद वह अब भी हाल ही की लड़ाइयों से गहराई से अस्थिर था। नारुतो की सांस बिल्कुल भी नहीं बदली थी। यह स्पष्ट था कि नारुतो ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसने आसानी से ओरोचिमारू को दबा दिया था। नारुतो की वर्तमान शक्ति ने ओरोचिमारू को अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कराया कि वह कमजोर हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब सस्के को छोड़ देगा क्योंकि निंजा वर्ल्ड की हवा की दिशा पहले ही बदल चुकी थी। जहां भी नारुतो की तेज हवा चली वही उसकी सबसे अधिक रुचि बन गई। अब जब उसने ओरोचिमारू को नियंत्रित कर लिया तो नारुतो को सबसे पहले उसे उसके हाथ और सभी जुत्सु वापस दिलाने थे। उसने गांव के बाहर एक वाइट ज़ेडसु स्काउट को पकड़ लिया, फिर चुपचाप लीफ में उजुमा की रूइंस में प्रवेश किया और डेड डीमन कंज्यूमिंग सील का मास्क ले लिया। जब सब कुछ तैयार हो गया, ओरोचिमारू ने मास्क अपने चेहरे पर रखा। एक तेज हवा चली। ओरोचिमारू ने अपने हाथों से आत्माओं को मुक्त किया। 4 अन्य आत्माएं भी मुक्त हुई। नारुतो ने वाइट जसू का मुंह खोला और ओरोचिमारू का असली रूप तुरंत उसमें प्रवेश कर गया। उसने आखिरकार उन हैंड्स इन जूसू को प्राप्त कर लिया जिसका वह लंबे समय से सपना देख रहा था। इस समय नारुतो चुपचाप 4 आत्माओं को देखा और सोच में डूब गया। ये प्रीवियस होकागे की आत्माएं थी। यदि इन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो वे खुद ही प्योरलैंड लौट जाएंगे, लेकिन फिर इन्हें कबूटो जैसे दुश्मनों द्वारा समन किया जा सकता था। एडोटेंसी का उपयोग करते हुए नारुतो ने एक स्क्रोल निकाली, होकागे से माफी मांगी, कहा कि अभी मिलने का समय नहीं है और फिर 4 होकागे की आत्माओं को स्पिरिट टेक्निक से अस्थायी रूप से सील कर दिया। ओरोचिमारू नारुतो की सरल तकनीक को देखते हुए अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने नारुतो से पूछा कि उसका अगला कदम क्या है। नारुतो का अगला गंतव्य हिडन रेन विलेज था। नारुतो को रेन विलेज के प्रति विशेष भावनाएं थी। ये वही जगह थी जहां उसका सबसे सम्मानित शिक्षक मरा था और वही जगह जहां उसने कोनान से यह वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अपने पिछले जीवन में होकागे बनने के बाद नारुतो कोनान से किया गया वादा पूरा नहीं कर पाया। रेन विलेज ने न केवल शांति हासिल नहीं की, यह अंततकारा का ठिकाना बन गया। नारुतो ने अपने आप से कसम खाई कि इस बार वह अपने पिछले जीवन के सभी कर्ज चुका देगा। लेकिन अभी इसे कहना जल्दी था क्योंकि पेन अभी भी सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे ही नारुतो और ओरोचिमारू ने रेन विलेज में कदम रखा, नागाटो ने घुसपैठियों को महसूस किया और रेन टाइगर एट विल टेक्निक का प्रयोग किया। कोनान ने भ्रमित होकर पूछा कि क्या ये फिर से जिराया सन से लौटे हैं। नागाटो ने कोनान की धारणा को खारिज किया क्योंकि वहां 2 घुसपैठिए थे और उनमें से एक की चक्रा संभवतः सेंसे से भी अधिक मजबूत थी। उसने रेन टाइगर एट विल टेक्निक का उपयोग बंद किया और कोनान से कहा कि वह पहले की तरह पेपर में बदलकर गांव की जांच करें। नारुतो ने उस आकाश की ओर देखा जहां बारिश अचानक रुक गई थी और ओरोचिमारू को सतर्क रहने की चेतावनी दी। नगाटो को निश्चित रूप से घुसपैठियों का पता चल गया था। नारुतो ने प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए 2 शैडो क्लोनस बनाए। जब सब तैयार हो गया, उसने एक पेपर बटरफ्लाई पकड़ा, जानबूझकर अपनी स्थिति प्रकट की। जल्दी ही कागज की चादरें इकट्ठा हो गई। पेन ने कोनान की स्थिति की जानकारी देने से पहले उसने पेन को रिपोर्ट किया कि घुसपैठिए नेटो और ओरोचिमारू है। नारुतो आखिरकार पेन और अमीगा कुरे के साथ अपनी निर्णायक लड़ाई करने वाला था। उसी समय कोनान ने अपने पेपर बटरफ्लाइज के जरिए नारुतो और ओरोचिमारू को अमीगा कुरे में घुसते हुए देखा। 9 टेल्स जिचरिकी को अपने दरवाजे पर देख नगाटो ने कोनान को पहले उन्हें रोकने के लिए कहा। तैयारियां पूरी होने के बाद वह 6 पार्ट्स ऑफ पेन को पूरी ताकत से हमला करने भेजेगा। जल्द ही कागज के टुकड़े इकट्ठा होकर नारुतो और बाकी के सामने कोनान का रूप धारण कर लेते हैं। कोनान नारुतो से पूछती है कि वह बार बार क्यों आया है और उसका उद्देश्य क्या है। नारुतो मुस्कुराता है और कहता है कि वह यहां अपने वरिष्ठ से किया वादा पूरा करने आया है। ये सुनकर कोनान समझ जाती है कि उनके सामने मुश्किल खड़ी है। कोनान तुरंत अपने पीछे से कागज के हमले करती है। नारुतो ना तो बचता है और ना ही घबराता है। वह अपने हाथ में एक विशाल रसेंगान बनाकर ढाल की तरह आगे रखता है। कागज को रोकते हुए वह रसेंगान को लगातार आगे धकेलता है। नारुतो को पास आता देखकर कोनान का शरीर अचानक अनगिनत कागज की चादरों में बदल जाता है जो तेजी से नारुतो की ओर उड़ती है। नटो सतर्क रहता है और देखता है कि कई कागज पर एक्सप्लोसिव टैग्स लगे हैं। कोनान के इशारे पर वे टैग नटो के बिल्कुल पास फटते हैं, लेकिन नारुतो के पास फ्लाइंग
थंडर गॉड है, इसलिए ऐसा हमला उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। धमाका थमने पर धुएं में नारुतो का कोई निशान नहीं मिलता। कोनाल चौंक जाती है। अचानक नारुतो की आवाज उसके पीछे से आती है। वह कोनन की तकनीक की तारीफ करता है और कहता है कि यह अब भी उतनी ही निपुण है। जैसे ही नारुतो का हाथ कोनन की गर्दन पर वार करने वाला होता है, एक काला रड अचानक पीछे से नारुतो के सिर पर हमला करता है। नारुतो तुरंत पलटकर उस ब्लैक रड को पकड़ लेता है। जिराया की घटना के बाद दोनों पुराने साथी आखिरकार आमने सामने थे। पेन कोनान को पीछे हटने का आदेश देता है और ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करता है। एक प्रबल प्रतिकर्षण बल आता है, लेकिन नारुतो बल पहुंचने से पहले ही फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। वह सीधे मुद्दे पर आता है और देवापात से कहता है कि उसे नगाटो के असली शरीर तक ले चले। ये सुनकर देवापात थोड़ा हैरान होता है। जैसा उसने सोचा था, जिराया सन से पहले ही पेन का रहस्य जान चुका था। इस पल पेन खुद को भगवान कहता है और स्वाभाविक रूप से नूटो की मांग ठुकरा देता है। नूटो सामने खड़े 6 पेन को ध्यान से देखता है। ये वही हैं जिन्हें उसने कोनोहा की लड़ाई में हराया था। उसे उनके सारे कौशल याद थे। अचानक एनिमल पाथ ने एक समनिंग बीस्ट बुलाकर नारुतो पर हमला कराया। नारुतो उछलकर एक विशाल रसिंगान से उस बीस्ट को हरा देता है, लेकिन तभी उसका शरीर हवा में अटक जाता है। पेन का अदृश्य कमिलियन अपनी जीभ से नारुतो को कसकर लपेट लेता है। अगले ही पल ऑलमाइटी पुश से तेजी से बड़ा हुआ ब्लैक रड नारुतो के चेहरे पर हमला करता है। नारुतो को मजबूरन फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेन नारुतो के मुंह में पकड़े कुनाई को देख सोच में पड़ जाता है। तो यही है फोर्थ होकागे की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पिछले वार से बच गया। ओरोचिमारू ऊपर से देख रहा था और तारीफ में जीभ दबाकर बोला, जिराया के सारे शिष्य वाकई शानदार हैं। पेन ने हाथ उठाकर यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल किया। नारुतो को अपनी ओर खींचते हुए एक शूरापात जानलेवा वॉर करने बढ़ता है। नारुतो तुरंत हैंड साइंस बनाता है और पोल का इस्तेमाल करते हुए एक ग्रेट फ्लेम बुलेट छोड़ता है। पोल की शक्ति से आग का गोला तेजी से विशाल हो जाता है, लेकिन देवापात बिना डरे यूनिवर्सल पुल को जारी रखते हुए दूसरे हाथ से एक बैरियर खड़ा कर देता है और लपटों को रोक लेता है। नूटो पास खींचा जाता है और जैसे ही असुरापात उसे भेदने वाला होता है, नारुतो फिर से फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके बच निकलता है। लेकिन देवापात पहले से ही यह सोचकर तैयार था कि नारुतो बचने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए नारुतो ने पहली बार जब फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग किया तो देवापात ने रेनेगन की शेयर्ड विशन से सभी कुनाई की जगह याद कर ली थी। नारुतो जैसे ही दोबारा प्रकट होता है, एक और ऑलमाइटी पुश से तेज किया गया ब्लैक रोड उस पर हमला करता है। नारुतो चौंक जाता है, लेकिन सेज मोड की संवेदनशीलता से वह किसी तरह उस वॉर से बच निकलता है। इस आदान प्रदान के बाद नारुतो सोचने पर मजबूर होता है, ये पेन तो उन पेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है जिनसे मैंने पिछले जीवन में लड़ा था। बेशक, क्योंकि पिछले जीवन में जब नारुतो ने पेन से लड़ाई की थी तब पेन पहले ही कोनोहा को नष्ट करने के बाद घायल था। देवापात नारुतो से कहता है कि 6 बनाम 1 की लड़ाई को नीच ना कहे। नारुतो मुस्कुराता है और जवाब देता है कि वह अब वो नारुतो नहीं रहा जो बस सेज मोड सीखने के बाद पहली बार लड़ाई में उतरा था। नारुतो 36 शैडो क्लोनस बनाता है और पेन को चारों ओर से घेर लेता है। फिर मजाक में पेन से कहता है, अब तुम भी तो 6 बनाम 1 लड़ रहे हो। आखिरकार मेरा प्रतिद्वंदी भगवान है। नारुतो के सारे शैडो क्लोनस सेज मोड में होते हैं। देवापात को छोड़कर बाकी पेन फ्रॉग कटा के वार सहन नहीं कर पाते। जल्द ही मैदान पर सिर्फ देवापात बचता है। नारुतो के बाकी क्लोन एक साथ हमला करते हैं। संकट के समय देवापात ऑलमाइटी पुश से सारे क्लोन उड़ा देता है, लेकिन तभी एक फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाले उसके सामने गिरता है। अगले ही पल नारुतो खुद रसेंगन लिए टेलीपोर्ट होता है और उसे देवापात के सीने में दे मारता है। नारुतो ने सभी 6 पेन को हरा दिया। उसने देवापात के शरीर में मौजूद ब्लैक रोड का उपयोग करके नगाटो का ठिकाना ढूंढ लिया। इस तरह एक जीवन बाद आखिरकार भविष्यवाणी के 2 बच्चे फिर से आमने सामने आ ही गए। नारुतो अतीत में लौटकर आखिरकार नगाटो नारुतो भविष्य की यादें दिखाने देता है। इस समय नारुतो ने पेन को हरा दिया था और अकेले नगाटो के पास आया था। जैसे पिछली जिंदगी में नगाटो ने नारुतो से अपने 2 दर्दों के बारे में बात की। नारुतो ने उसे ध्यान से सुना और धीमी आवाज में जवाब दिया, ये जताते हुए कि वह नगाटो के कर्मों को समझता है। लेकिन उसके सीनियर का जो दर्द था वह असल में किसी और की चाल का नतीजा था। रेनेगन दरअसल उसके सीनियर की आंख नहीं थी। उसका असली मालिक ऊंचीहा हामादारा था, लीफ विलेज का संस्थापक। इस चौंका देने वाले खुलासे से नगाटो और कोनन हैरान रह गए और इसे मानने को तैयार नहीं थे। नारुतो ने तुरंत समझाया कि जिस ऊंचीहा हामादारा की वह बात कर रहा है वह मुखौटा पहनने वाला आदमी नहीं था। वह आदमी सिर्फ अपने आप को मडारा कहता था। असल में वह धोखेबाज था।
नगाटो ने सख्ती से नारुतो को डांटा और कहा कि मजाक की भी हद होनी चाहिए। अचानक नगाटो की मशीन से एक ब्लैक रोड बाहर निकला। पिछली जिंदगी के उलट नूटो ने इस बार अपने शरीर से हमले को नहीं रोका बल्कि एक और हट गया। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या कर सकता है जिससे नगाटो और कोनन को यकीन आ जाए। कुछ सोचकर नूटो ने एक स्क्रॉल से कागज के फूलों का गुलदस्ता निकाला और बताया कि यह वही एवरलास्टिंग फ्लावर ऑफ होपिन है जो कोनन ने उसे कभी दिया था। ये देखकर नगाटो और कोनन दोनों हैरान रह गए क्योंकि उस कागजी फूल पर कोनन की चाकरा थी। इसके बावजूद भी कोनन और नगाटो को मडारा के बारे में नूटो की कहानी मानना कठिन लगा। आखिरकार उनकी सालों की मान्यताएं और आदर्श किसी और के झूठ साबित हो रहे थे। इतनी बड़ी सच्चाई को तुरंत स्वीकार करना आसान नहीं था। ये देखकर नारुतो आगे बढ़ा और बोला, मेरे साथ फिस्ट बम्प करो, सब समझ आ जाएगा। नारुतो की थकी लेकिन दृढ़ आंखों को देखकर नगाटो को एक पल के लिए यही की छवि नजर आई। जैसे ही तीनों ने फिस्ट बम्प किया, नारुतो की पिछली जिंदगी की यादें नगाटो और कोनन के भीतर समंदर की लहरों की तरह उमड़ आई। चौथा महान निंजा युद्ध, कागुया उत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म, हिनाता के साथ मल्टी शैडो क्लोन बैटल्स और अंत में वह खामोश कर देने वाला परिणाम। पिछली जिंदगी के दृश्य एक एक करके उनके सामने आते गए। सब देखने के बाद नागाटो और कोनन कांपती आवाज में नारुतो से पूछने लगे कि क्या ये सब सच है। नारुतो ने भारी आवाज में कहा, हाँ ये सब सच है। असली भविष्य इतना दुखद और असहनीय है। सिर्फ अपनी मौत के कगार पर मैंने किसी तरह इस युग में लौटने में सफलता पाई। नूटो के हाथ में कागज का फूल देखकर नगाटो और कोनन को पूरा यकीन हो गया कि यह असली है। यादें चाहे नकली हो सकती थी, लेकिन कोनन की चक्रा नकली नहीं हो सकती थी। उस याद में ये गुलदस्ता हमेशा जिराया सेंसे के स्मारक के पास रखा होता था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका जूनियर इतना भारी भविष्य अकेले उठाएगा। कोनन ने नारुतो से उसके आगे के इरादों के बारे में पूछा। नारुतो ने कहा कि वह जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनेगा ताकि भविष्य के दुश्मनों को हराकर इस दुनिया की रक्षा कर सके। इसके लिए वह हर बड़े शिनोबी विलेज से सीक्रेट आर्ट्स और के गनकाई जुटाएगा और सभी टेल्ड बीस्ट्स की ताकत हासिल करेगा। ये सब हर गांव के सबसे बड़े रहस्य थे। नगाटो जानता था कि ऐसा करने से नारुतो पूरे निंजा जगत का दुश्मन बन जाएगा। नारुतो ने पहले अपनी मुट्ठियां भजी फिर ढीली कर दी और कहा, वर्तमान बनते हुए निंजा जगत में असली एकता बस एक कल्पना है। लेकिन जब लोगों के सामने एक साझा दुश्मन आता है तो वे साथ खड़े हो जाते हैं। तो दुनिया को बचाने के लिए पहले मुझे उसका दुश्मन बनना होगा। इसीलिए मुझे लीफ छोड़ना होगा। अगर मैं लीफ का निंजा रहा तो मेरे हर काम से गांव पर आपदा आएगी। नारुतो की इस योजना को सुनकर नगाटो को समझ आ गया कि नारुतो अकेले ये सब नहीं कर सकता। उसने पिछली जिंदगी की तरह नारुतो पर भरोसा करने का फैसला किया और चाहा कि नारुतो अब से अमाजेकुरे में रहे। उसने कहा कि वह कोनन और अमाजेकुरे नारुतो के सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। नारुतो गहराई से भावुक हो गया और बस दिल से एक धन्यवाद निकला। उसी समय फायरलैंड की एक अंधेरी गुफा में व्हाइट जेत्सु ने अबो को चौंकाने वाली खबर दी। उसके क्लोनस से पता चला कि नाइन टेल्स जिचुरिकी ने लीफ छोड़ दिया है और ओरोचिमारू के साथ अमाजेकुरे में प्रवेश किया है। देवतुल्य पेन को उसने हरा दिया और उससे बात भी की। ये सुनकर अबीटो की नजरें तेज हो गई। जेत्सु की पिछली निगरानी से उसे पता था कि नारुतो 3 साल से यात्रा कर रहा था। उसकी ताकत बड़ी थी लेकिन वह मुश्किल से सस्के के बराबर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नारुतो रेनेगन वाले पेन को हरा देगा। उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि नेटो अब एक रोग निंजा बन गया था। आबिटो ने व्हाइट जेत्सु से पूछा कि क्या उसने नारुतो और नगाटो की बातचीत सुनी। व्हाइट जेत्सु ने कहा नहीं, क्योंकि नारुतो के पास सेज मोड है और उसकी संवेदनशीलता बेहद तेज है। अगर मैं पास गया होता तो पकड़ा जाता। अबीटो ये सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। अब सबसे बड़ा खतरा था कि कहीं नगाटो उन्हें धोखा ना दे दे। आउटरपाथ की डेमोनिक स्टैच्यू अचानक नगाटो द्वारा बुला ना ली जाए। इसलिए अबीटो ने अपनी दाहिनी आंख से उसे कमुई स्पेस में खींच लिया। फिर व्हाइट जेत्सु को और जानकारी जुटाने का आदेश दिया। इसी बीच अमाजेकुरे में नारुतो आईने के सामने खड़ा अकत्सुकी की क्लॉक पहनकर सोच रहा था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे कपड़े पहनेगा। कोनान ने नारुतो को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि उस पर यह लुक अच्छा लग रहा है। नारुतो ने सिर हिलाकर कहा, मत उड़ाओ। कोनन ने अपनी चोगा से एक अंगूठी निकाली जिस पर कोड 0 था। ये कभी याहिको का कोड था जो अकात्सुकी के उस असली सपने का प्रतीक था। एक ऐसी दुनिया जहां ना युद्ध हो और ना दर्द। उसने चाहा कि नारुतो इस कोड को अपनाए। नारुतो ने गंभीरता से अंगूठी को स्वीकार किया और अपने दाएं अंगूठे में पहन लिया। अब उसके सीनियर का सपना उसी के संरक्षण में होगा। इसके बाद नारुतो और कोनन नगाटो और ओरोचिमारू से मिलने अमाजेकुरे के कॉन्फिडेंस रूम पहुंचे, जहां वे मिलकर दुनिया को बचाने की इस महान योजना को तय करने वाले थे। नारुतो आखिरकार समय यात्रा करके सस्के से मिला। इस समय नारुतो, नगाटो और कोनन अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले जो काम उन्हें करना था वो था अकत्सुकी की ताकत बढ़ाना।
कोनेन ने पहले विश्लेषण किया। फिलहाल केवल एक ही अकात्सुकी सदस्य जीवित था किसामे। लेकिन किसामे पूरी तरह अबीटो का वफादार था। उसे अबीटो से गद्दारी कराना आसान नहीं होगा। नारुतो ने आपत्ति नहीं की। उसे अभी भी साफ याद था कि कैसे किसामे ने अपने साथियों की रक्षा के लिए खुद को शार्क से खा जाने दिया। लेकिन नारुतो के पास उसे जीतने का तरीका था। उसने क्रो निकाला जिसमें कोतवा सुकामी की आंख थी। जब तक उसके पास वहां आंख थी, किसामे को अपनी तरफ करना मुश्किल नहीं था। फिर नारुतो ने आगे कहा, असल में एक और अकात्सुकी सदस्य अभी जीवित था, हिडेन, जिसके पास अमृता थी। हालांकि हिडेन वही था जिसने असुमा को मारा था। नारुतो को मानना पड़ा कि उसकी क्षमता कई गंभीर मौकों पर बहुत काम आ सकती है। उन्होंने पहले हिडेन को जिंदा करने का फैसला किया और जब भविष्य में असुमा को पुनर्जीवित करने का मौका मिलेगा तो नारुतो उससे माफी मांगेगा। ग्रुप नारा ग्लैंडन के गुप्त जंगल में पहुंचा। उन्होंने जल्दी ही एक गड्ढा ढूंढ लिया जो कई पत्थरों से ढका था। पत्थर हटाने के बाद उन्होंने एक गंदी धूसर रंग की सिर देखा जिसकी आंखें बंद थी। वह हाइडेन था। टैंडू पेन ने ऑलमाइटी पुल का इस्तेमाल करके हाइडेन का सिर अपने हाथ में खींच लिया। अचानक हाइडेन की आंखें खुल गई। वह आगे घूरते हुए लगातार चिल्लाने लगा, भले ही मेरे पास केवल मुंह ही क्यों ना बचे, मैं उस लड़के को चबा डालूंगा। कोनेन ने घृणा से उसे चुप रहने को कहा। केवल सिर होने पर भी वह शांत नहीं हुआ। लेकिन जब हाइडान ने देखा कि उसे नेता ने ही बचाया है तो वह जोर से हंसने लगा और बोला कि उसे पता था नेता कभी उसे नहीं भूलेगा। लेकिन जैसे ही उसने नूटो को देखा जो उसके लिए अनजाना चेहरा था तो उसने कोन से पूछा, ये कौन है? कोनेन ने बस इतना कहा, यह नूटो है, अकात्सुकी का नया सदस्य। नूटो ने हिडेन का सिर कुचलने की इच्छा को दबाया और ओरोचिमारू से कहा कि वह हाइडानेन को अंगाकुरे ले जाए और उसके लिए नया शरीर बनाए। ओरोचिमारू ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। वह हमेशा हिडेन की अमृता का रहस्य जानना चाहता था। किसी समय नारुतो ने साफ महसूस किया कि सस्के की ताका पास ही कहीं आगे बढ़ रही थी। पुनर्जन्म के बाद से उसे सस्के से मिलने का मौका नहीं मिला था। नारुतो ने उससे मिलने का फैसला किया और तेजी से बढ़ते ताका को ढूंढ लिया। सस्के को दोबारा देखकर नारुतो की नजरें गहराई से कांप गई। आखिर उसके भविष्य की दुनिया में सस्के बहुत पहले मर चुका था। लेकिन अभी सस्के अभी भी बदला लेने वाला प्रतिशोधी था। जब सस्के ने नारुतो को अकात्सुकी की वही चोगा पहने देखा जो उसने भी पहन रखी थी तो वह चौंक गया और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? नारुतो ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, जैसा तुम देख रहे हो मैं अब अकात्सुकी का सदस्य हूं। यह मेरे बड़े भाई और बहन हैं। नारुतो की बात सुनकर सस्के ने आसमान की ओर हंसते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यहां तक कि डेड लास्ट भी अब रोग निंजा बन जाएगा। हंसते हुए भी वह अपने दर्द को छिपा रहा था। नारुतो हमेशा से उसका गांव में एकमात्र अटूट बंधन था, लेकिन अब वही रोग निंजा बन गया था। नारुतो ने सस्के की भावनाओं को भांप लिया लेकिन सब कुछ अभी नहीं बताना चाहा क्योंकि ऊंचाई के लिए नफरत ही सबसे अच्छा बढ़ने का रास्ता था। अगर नारुतो अभी सच बता भी देता तो सस्के इसे झूठ ही मानता। नारुतो जानता था कि उस क्लैन को हराना असंभव होगा। अब वह पहले जैसा भोला लड़का नहीं था। तभी सस्के तेजी से आगे बढ़ा और कुसाना की तलवार से वार किया। नारुतो ने तुरंत एक कुनाई निकाला और उसका सामना किया। उनकी तलवारें टकराए और चिंगारियां उड़ने लगी। लड़ते लड़ते सज चौंक गया। नारुतो जो कभी सिर्फ चाक्रा और ब्रूट फोर्स पर निर्भर था, इतनी रिफाइंड तलवारबाजी कब सीख गया? नारुतो भी भावुक हो गया। शरिंगन और ओरोचिमारू से सीखी गई तलवारबाजी वाकई शानदार थी। अगर नारुतो ने सालों पहले बदले के लिए बुनियादी निंजा ट्रेनिंग पूरी नहीं की होती तो आज सस्के के बराबर तलवार नहीं चला पाता। नारुतो ने साइड स्टेप करके सस्के पर मुक्का मारा जिसे सस्के ने आसानी से चकमा दिया। लेकिन अगले ही पल सस्के हवा में उछल गया। उसे यकीन था कि उसने नारुतो का हमला चकमा दे दिया था। नारुतो मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम जानते हो सेज आर्ट क्या है? नारुतो की बात से भड़क कर सस्के ने दांत पीसे और अपने हाथ में चिदोरी इकट्ठा करके दोबारा हमला किया। नारुतो ने उसका सामना रेजिंगान से किया। दोनों की तकनीकें हवा में टकराए और दोनों पीछे फेंके गए। नारुतो ने सस्के से कहा कि अपनी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल मत करो नहीं तो जल्द ही अंधे हो जाओगे। सस्के ने कुसानागी तलवार रख दी और कहा, अब इसकी कोई परवाह नहीं। हालांकि नारुतो अब रोग निंजा बन चुका था। उसने सस्के को चेतावनी दी कि अगर उसने लीफ पर हमला किया तो नारुतो पूरी ताकत से उसे रोकेगा। सस्के तुरंत गुस्से में बोला, तो तुम सोचते हो मुझे इतनी आसानी से रोक लोगे? नारुतो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, कम से कम अभी के लिए हाँ। सस्के ने फिर आसमान की ओर हंसते हुए कहा, वह अहंकारी था लेकिन मूर्ख नहीं। उस छोटे से युद्ध ने साफ कर दिया था कि नारुतो की ताकत अब असीमित हो गई थी। उसने स्वीकार किया कि नारुतो वाकई और ताकतवर हो गया है। लेकिन फिर भी उसने पूछा, तो क्या तुम मेरे असली कारण जानते हो कि मैं लीफ से बदला क्यों लेना चाहता हूं? नारुतो ने शांत होकर जवाब दिया, मुझे इटाची की सच्चाई पता है। अगर इटाची जीवित होता तो वह कभी नहीं चाहता कि तुम लीफ पर हमला करो। सस्के स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि नारुतो को यह जानकारी कैसे मिली।
लेकिन इटाची उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। उस पर कोई भी टिप्पणी हमेशा उसके गुस्से को भड़काती। सस्के के गुस्से से उसका पर्पल चक्रा बाहर फूट पड़ा और उसने सुसानु का स्केलेटल रूप बुला लिया। उसने नारुतो को फटकारते हुए कहा कि उसे इटाची का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं। नारुतो की नजरें तेज हो गई। हालांकि यह केवल सुसानु का प्रारंभिक रूप था, लेकिन उसे पुरानी लड़ाइयों की याद दिला गया जब वह और सस्के भविष्य में साथ लड़े थे। नारुतो ने सोचा बस ऐसे ही बढ़ते रहो। तभी नारुतो का अमागुरे में छोड़ा हुआ शैडो क्लोन अचानक गायब हो गया और सूचना भेज दी। वहां अबो आ गया था। खतरा महसूस करके नारुतो ने जल्दी से सस्के को अलविदा कहा और कुनेन व अन्य लोगों के साथ अमागाकुरे वापस उड़ गया। सस्के ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा, ये देखकर कि नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड तक सीख लिया है। उसने सोचा नारुतो आखिर कितना आगे बढ़ चुका है। अमागाकुरे में नारुतो ने सेज मोड सेंसरी पावर्स से तुरंत अबिटो का पता लगा लिया। अबिटो ने नारुतो और अन्य लोगों को देखकर ठंडी आवाज में नगाटो से कहा, तुम सचमुच काफी आगे बढ़ गए हो, अब तुम भी उनके साथ काम कर रहे हो। नगाटो के धोखे को समझकर अबिटो आगे बढ़ा ताकि अपनी रेनेगन वापस ले सके। लेकिन तभी नारुतो अचानक बोला, मेरे बड़े भाई की रेनेगन तुम्हारी नहीं है। अजी हाँ अबिटो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 5 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।